तीनों लिस्ट में ना हो उसे हम रेसिडरी पावर में इंक्लूड करते हैं। क्लियर हो पा रहा है? चलिए आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट इसको बनाइएगा। हाँ, ये पार्लियामेंट्स ऑथोरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार। अब सुनिए कि राज्य सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार सामान्य तौर पर राज्य को मिला हुआ है, हाँ या ना? पर कई मामलों में आप देखेंगे कि राज्य सूचियों के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। किसको? पार्लियामेंट को, केंद्र को, हाँ या ना? उस पर संसद कानून बना सकती है, ये अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। जैसे कि सबसे पहला हेडिंग बनाइए इसमें, आर्टिकल 253, आर्टिकल 253 आर्टिकल 253, ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स जो सब्जेक्ट है वो किसका है? सेंटर का या स्टेट का? सेंट्रल का है। अब अगर एक्सटर्नल अफेयर्स विदेशी मामले उसके पास हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध बनाने को लेकर के कार्य कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी, पार्लियामेंट केंद्र करेगी। अब यदि कोई राज्य सूची का विषय ऐसा आ जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने के लिए आवश्यक हो जाता है, उस पर कानून बनाना उस राज्य सूची के विषय पर, तो फिर संसद को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो राज्य सूची के विषय पर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है, हाँ या ना? क्योंकि यहां पर बात किस की गई? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्तर पर जैसे आर्टिकल 19 हमें बोलने का अधिकार तो देता है, पर अगर मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं या भारत के कोई राजनेता, किसी राज्य के मुख्यमंत्री, विधायक, व्हाटएवर कुछ ऐसा बोल जाए जिससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में असर पड़ सकते हैं दो देशों के, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और ऐसा अरविंद केजरीवाल साहब के खिलाफ हुआ था, क्योंकि उन्होंने भारत और सिंगापुर के बीच के संबंधों की बात कर दी थी कोविड के टाइम पर। सिंगापुर ने क्या है, उन्होंने ऐसा कर दिया कि कहा कि सिंगापुर में एक नया वेरिएंट मिला हुआ है जो कि बच्चों को हार्म कर रहा है सीधे तौर पर, तो वो लोगों को ये कह रहे थे कि सिंगापुर मत जाइए वगैरह वगैरह। और उस समय हमारे सिंगापुर से रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे थे और अच्छे हो भी गए थे, क्योंकि सिंगापुर हमसे हथियार खरीदता है। यस, डिफेंस रिलेशंस बन गए हैं अब हमारे, रक्षा संबंध। और उस समय इस तरह के स्टेटमेंट देने की वजह से सिंगापुर ने तुरंत इस पर रिप्लाई दिया कि भाई ये कैसे है, अंतरा हमारे संबंधों को खराब कर सकती है वगैरह वगैरह। तो फिर तुरंत एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर खड़ी हो गई कि केजरीवाल जी के द्वारा कही गई बात वो उनकी खुद की हो सकती है, देश की नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं मानते। और उन्होंने जो बात कही वो गैर जिम्मेदाराना थी। यस, हम उनकी बातों पर रोक लगाना चाहते हैं। तो इस तरीके से तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामलों में केंद्र को सारे अधिकार होते हैं। तो आर्टिकल 253 में लिखिएगा, हिंदी में बोल रहा हूं पहले, अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों और सम्मेलनों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों और सम्मेलनों को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर भी विधि बना सकती है। इंग्लिश में लिखिएगा,
द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज on any matter of the state list for implementing international treaties, agreements एंड कन्वेंशंस, संधियों, समझौतों और सम्मेलनों को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है? संसद को मिल जाता है। यस, देख पा रहे हैं ना कि भारत में सामान्य तौर पर जो अधिकार मिले हुए हैं किसको दिखाई दे रहे हैं? ज़्यादा केंद्र को ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं एज कम्पेयर टू स्टेट। और होना भी चाहिए कि अगर बहुत सारे राज्य हैं तो उन राज्यों पर नियंत्रण पर रखने के लिए केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली होना आवश्यक होता है। घर में अगर सदस्य बहुत ज़्यादा हैं तो किसी न किसी एक को मुखिया होना जरूरी होता है ताकि पूरे घर वाले उसकी बात सुने। यस, नहीं तो घर को टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगता। बस थोड़ा हमारा देश भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। चलिए नेक्स्ट स्टडी बनाइए। इसी में आर्टिकल 249 249 वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ से क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो सीजीपीएससी हो या यूपीएससी हो। ये आर्टिकल 249 पता नहीं क्यों पसंद है, बाकी है ना, होना भी चाहिए क्योंकि ये आर्टिकल है ही ऐसा। देखिए अभी आपने आर्टिकल 253 में देखा कि हम क्या कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने के लिए हम राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। मतलब कुछ वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर आपको करना, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तब आप उस पर कानून बनाएंगे, ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के। पर आर्टिकल 249 जो है ये सामान्य समय में, मतलब अभी ना आपातकाल लगा हुआ है देश में, ना अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करना है, सामान्य समय में भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे देता है? संसद को दे देता है, केंद्र को दे देता है सामान्य समय में। हाँ है ना, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 249। बट इसके लिए एक 2/3 मेजोरिटी से, कितने मेजोरिटी से? 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगा राज्यसभा का, संसद का नहीं, किसका? राज्यसभा का। जब राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास कर देती है, एक संकल्प पास करती है, तब जाकर संसद को अधिकार मिलता है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए। कैसे? देखिए, अब अगर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है, हाँ या ना, तो सबसे पहले राज्यसभा को उसे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि यह एक राष्ट्रीय हित का विषय है, नेशनल इंटरेस्ट। किसका? नेशनल इंटरेस्ट का विषय है। तो ये सबसे पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि यह एक राष्ट्रीय हित का विषय है, राष्ट्र हित में इस पर कानून बनाना आवश्यक है। यस, नेशनल इंटरेस्ट में कानून बनाना आवश्यक हो जाता है, ये सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? सबसे पहले राज्यसभा एक रिजोल्यूशन लेकर आएगी, संकल्प लेकर आएगी संकल्प लेकर आएगी, रिजोल्यूशन लेकर आएगी, और इस संकल्प को राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से पारित करेगी। कितने बहुमत से? 2/3। पहले काम करिए, इसमें लिखिए, तो बोल रहा हूं फिर आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इफ द राज्यसभा डिक्लेयर्स दैट it is necessary in the national interest that parliament should make laws with respect to
with respect to any matter in the state list, then the parliament becomes competent to make laws on the matter या फिर on that subject or on the matter of the state list, and such resolution must be supported by two-thirds of the members present and voting. And this resolution remains in force for 1 year. 1 साल के लिए लागू रहता है, हाँ है ना। मतलब 1 साल के अंदर संसद कोई भी कानून राज्य विषय पर बना सकती है, ठीक है। हिंदी में लिखिएगा, यदि राज्यसभा यह घोषणा करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के विषय में, राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में विधि बनाए तो संसद उस विषय पर विधि बनाने के लिए सक्षम हो जाती है, परंतु इस संकल्प के लिए राज्यसभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 समर्थन प्राप्त करना राज्यसभा, पीछे से बोलिएगा, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और यह संकल्प 1 वर्ष के लिए लागू रहता है। 1 वर्ष के लिए लागू रहता है। क्लियर है? देखिए, संसद के जब संविधान पढ़ेंगे तो 2 वर्ड हमेशा सुनेंगे, एक संकल्प, एक प्रस्ताव। हिंदी वाले ध्यान से पढ़ें लक्ष्मीकांत की बुक को अगर पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि कई बार इंग्लिश में रेजोल्यूशन लिखा होता है पर हिंदी में उसे प्रस्ताव लिखा होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे
राष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए। आप वहां पर देखेंगे कि रिजोल्यूशन शब्द, जबकि हिंदी में वहां पर दिखाई देगा प्रस्ताव शब्द, जो कि बिल्कुल गलत है। तो उसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। संकल्प इज रिजोल्यूशन, मोशन मीन्स प्रस्ताव। ठीक है, ठंडी लग रहा है, आज तो मैं पढ़ाया ही नहीं हूं इसलिए जल्दी ठंडी लग गई। चलिए, तो जब संसद या कोई भी सभा किसी चीज के माध्यम से वो अपने निर्णय देने का प्रयास करती है कि ऐसा कर सकते हो, ऐसा करो, तो रिजोल्यूशन लाना होगा। समझ में आ रहा है? एंड मोशंस या प्रस्ताव जो लाए जाते हैं वो बाध्यकारी या निर्णय देने वाले नहीं होते, मानो या ना मानो होता है। समझ रहे हैं आप? मोशंस जो आते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आता हूं, यस। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर मान लेते हैं कि किसी के, या फिर मैं मोशन लेकर, तो मतलब ऐसे अनेक मोशंस हैं संसद में लाने की प्रक्रियाएं हैं, ये बाध्यकारी नहीं होती किसी पर, मानो या ना मानो वाला कॉन्सेप्ट होता है। हाँ या ना? अब कांग्रेस बोली कि नहीं, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे अगेंस्ट मोदी सरकार, रिजेक्ट कर देगा उसको लोकसभा के अध्यक्ष, नहीं भाई खत्म करो, नहीं लाना। बट रेजोल्यूशन वगैरह अगर, या फिर मोशन अगर पास भी हो गई, कोई भी मोशन हो, तो सीधे तौर पर बाध्यकारी नहीं होती। यस, सामने वाला अपना अगर कॉन्फिडेंस प्रूव कर लेगा तो फिर नो कॉन्फिडेंस का कोई मतलब ही नहीं है। पर संकल्प के द्वारा संसद या कोई भी सभा अपनी बात को मनवाती है। यस, तो रेजोल्यूशन वर्ड यूज होता है उसके लिए। यस, इसलिए मैं यहां पर कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं? संकल्प। हाँ या ना? तो संकल्प या रेजोल्यूशन राज्यसभा में लाया जाएगा। राज्यसभा इसे राष्ट्रीय हित का घोषित करने के लिए, क्या घोषित करने के लिए? 2/3 बहुमत के साथ। कितने बहुमत? 2/3 मेजोरिटी के साथ। कौन सा 2/3? जो पहले पढ़ा है वो वाला मेजोरिटी नहीं, ये मेजोरिटी अलग है। पहले जो मेजोरिटी पढ़ा था वो कैसा था कि 2/3 चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड टोटल मेंबर का मोर देन 50%। ये वो नहीं है। इसमें क्या चाहिए? केवल उपस्थित एवं मतदान करने वालों का, प्रेजेंट एंड वोट करने वालों का कितना चाहिए? 2/3, बस। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? मान लो 300 लोग मौजूद हैं सभा में, तो 2/3 कितना हो गया? 200। हाँ या ना? सभा में अगर 300 लोग मौजूद हैं, उपस्थित हैं, तो 300 का 2/3 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 6/3 कितना हो गया? 200। हाँ या ना? तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, एक संकल्प पास करेंगे। कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से। और जब ये संकल्प पारित कर लेंगे, रेजोल्यूशन पास कर लेंगे, तो फिर संसद को अधिकार मिल जाएगा कि संसद अब राज्य सूची के विषय पर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। क्यों? राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो गया है कि राज्य की संसद किस सूची पर, किस विषय के पर कानून बनाए? स्टेट लिस्ट के विषय पर कानून बनाए। आ रहा है आप लोगों को समझ में थोड़ा थोड़ा? तो संसद को यह अधिकार किसने दिया? राज्यसभा से मिला। राज्यसभा क्यों? राज्यसभा किसकी सभा है? बस समझ में आ रहा है ना? इसीलिए राज्यसभा को अधिकार दिया गया है कि राज्यसभा तय करे कि राज्य सूची पर विषय पर कानून बनाना राष्ट्रीय हित का विषय है या
नहीं है। और जैसे ही ये संकल्प पारित हो जाएगा राज्यसभा से, संसद को अधिकार मिल जाएगा कि वो किस विषय पर कानून बना सकती है, किस विषय पर कानून बना सकती है, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट के विषय पर कानून बना सकती है। कौन? राज्यसभा ने क्या किया? केवल संकल्प पारित करके संसद को अधिकार दे दिया कि आप राज्य सूची के विषय पर क्या बनाइए, कानून बनाइए। कानून संसद ही बनाएगी, राज्यसभा अकेले नहीं बनाएगी। राज्यसभा केवल क्या कर रहा है? संसद को अधिकार दे रहा है रेजोल्यूशन पास करके कि आप इस विषय पर क्या बना सकते हो, कानून बना सकते हो, बना लो। आ रहा समझ में? हाँ या ना? अब संसद इस किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में, किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में क्या बना सकती है? लॉ बना सकती है। कौन? पार्लियामेंट। क्लियर हो पा रहा है? ये हो गया आर्टिकल 249। हाँ, जो भी विषय, जिस विषय पर रेजोल्यूशन पास हुआ है, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है? थोड़ा थोड़ा कि पूरा आ रहा है समझ में? आना भी चाहिए। ये हो गया था। चलिए नेक्स्ट, राज्य अविनाशी नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि अब आपके बुक्स में इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो मुझे भी इसी लैंग्वेज में बताना पड़ता है, नहीं तो मैं इसको साफ कहूं तो क्या कहूंगा? राज्य विनाशी है। सीधे बोलो ना, इतना घुमाना क्यों? राज्य अविनाशी नहीं है। यस, मतलब कोई, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि तुम मर सकते हो, तुम अमर नहीं हो। ये कौन सी बात हुई? सीधा बोलो ना भाई कि तुम निपट सकते हो, ये तो क्लियर है। हाँ या ना? तो घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत है? यस, ये इसलिए बोला जाता है शब्द को क्योंकि अमेरिका के लिए बोला जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्या बोला जाता है? इंग्लिश में क्या हुआ? यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ द स्टेट्स। हाँ है ना? मतलब क्या हुआ इसका? ना वहां पर राज्य समाप्त हो सकती है, ना संघ, ना संघ टूट सकता है और ना राज्य। अविनाशी राज्यों, विनाशी नहीं, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है अमेरिका। ना राज्य खत्म होंगी ना संघ खत्म होगा, दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल टूटने का अधिकार ही नहीं है। पहले था ना, 1866 के बाद खत्म हो गया। बताया हूं कि नहीं? बोलो नहीं बताया हूं। कौन बोल रहा नहीं बताया हूं? बताया हूं? अच्छा, मुझे याद नहीं था, मैं पूछ रहा था लोग से। अब बूढ़े हो गए ना, भूल जाते हैं। अब तो पर भारत के लिए जो बोला जाता है, भारत के लिए बोला जाता है विनाशी राज्यों का। किसका? अविनाशी संघ, मतलब डिस्ट्रिब्यूटेबल स्टेट्स ऑफ द इनडिस्ट्रिब्यूटेबल यूनियन। मतलब राज्य समाप्त होंगी पर संघ समाप्त नहीं हो सकता भारत का। राज्य को तोड़कर हम एक राज्य से तोड़कर 4 राज्य बना दें, चटनी बना दें, पर भारत का संघ नहीं टूटेगा। आ रहा समझ में? इसलिए लाइन लिखी जाती है। अमेरिका के क्या लिखा जाता है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। मतलब वहां पर केंद्र कोई अधिकार नहीं है कि राज्य को तोड़ सके। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, संघ भी नहीं टूटेगा और राज्यों को तोड़ने का अधिकार नहीं है। किसको? वहां पर संघ को, कि राज्य को तोड़कर एक नया राज्य बना दें। वहां जब अमेरिका में जब तक पूरे 50 स्टेट्स खुद ये निर्णय ना ले लें, एक नया स्टेट नहीं बन सकता। और भारत में किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है।
पिताजी को अगर मन कर गया, हाँ है ना, कि घर में एक और रूम बनाना है तो बन के रहेगा। आ रहा है समझ में? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भारत का। मतलब भारत में केंद्र के पास यह अधिकार है कि वो राज्यों को कभी भी तोड़ सकती है। समझ में आ रहा है? बस यहां पर एग्जांपल लिख दीजिए, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 4 भी लिख लीजिए, आर्टिकल 2, 3 एंड 4 ऐसे कर लीजिए। आ रहा है ना ये लाइन समझ में कि क्यों ऐसा लिखा हुआ है? राज्य अविनाशी नहीं है, मतलब राज्य विनाशी है। यहां पर भारत में राज्य क्या हो सकती हैं? समाप्त हो सकती है। जबकि अमेरिका में, अमेरिका क्या है? फेडरल, केंद्र और राज्य समान है वहां। जबकि भारत क्या दिखा? अब अभी हम भारत की कौन सी विशेषता को देख रहे हैं? यूनिटरी, एकात्मक। जहां पर कौन शक्तिशाली है? सेंट्रल इज मोर पावरफुल देन द स्टेट। तो क्या कह रहे हैं? राज्य विनाशी है, मतलब राज्य समाप्त हो सकती है। मतलब किसके पास ये अधिकार है? और ये आर्टिकल 2, 3 और 4 जो अनुच्छेद है, जब हम आगे पढ़ेंगे, ये किसको अधिकार देता है? संसद को, कि वो राज्य को किसी, है ना, देखिए इतना प्यार से किसी को अगर बेइज्जत करना है तो वो आप सीखे इस आर्टिकल से, कि हम जब एक राज्य को तोड़कर दूसरे राज्य को बनाते हैं तो नियम ये है कि सबसे पहले उस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल उस विधेयक को संबंधित राज्य को भेजेंगी और उनसे राय लेगी कि वो आपका राज्य तोड़कर एक नया राज्य बना रहे हैं, बना दे क्या? फिर राज्य ने कहा कि नहीं 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 नहीं, प्लीज मत तोड़िए। राज्यपाल ने कहा मैं तो राय ले रहा था, परमिशन नहीं। ये है कॉन्सेप्ट। मतलब राज्य की राय केंद्र के ऊपर लागू होती ही नहीं है, मतलब राष्ट्रपति को भेजी जाती, सॉरी राज्यपाल वर्ड निकल गया। सबसे पहले जब राज्य बनाने के लिए विधेयक लाएगा तो किसके पास भेजी जाती है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति उस विधेयक को कहां भेजेगा? संबंधित राज्य की राय जानने के लिए। सिर्फ राय जानना है। यस, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। जब आप अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे, यस, खासकर लड़कियों के लिए ज्यादा लागू होता है, और आपकी विवाह की बात अगर चल रही होगी तो अगर आप पहले इसे लेते हैं, अगर आप अपने पैरों में खड़े नहीं हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं या फिर आप घर में हैं, तो फिर आपके माता पिता आपसे राय लेंगे जो उन पर बाध्यकारी नहीं होती। पर वही आप मान लीजिए कोई ऑफिसर हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, डीएसपी हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, तो आपसे वो राय नहीं, अब वो आपका निर्णय होगा कि हाँ या ना। यस, ये अंतर आता है। यही अंतर यहां भी है कि यस, केंद्र जो है वो राज्य को केवल राय जानने के लिए पूछ लेगी, वो क्या बोलती है क्या नहीं वो हम पर बाध्यकारी नहीं होती। और सबसे अच्छी बात है, तुम अच्छे से पढ़ते नहीं हो इसको और इसलिए क्वेश्चन गलत कर लेते हो। पिछले साल का सीजीपीएससी का क्वेश्चन उठा लो, 3 साल मेरे ख्याल से पहले का, वहां पर पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि नया राज्य के गठन के लिए, है ना, आवश्यकता होती है राज्यों की सहमति, राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं, वगैरह वगैरह 4 ऑप्शन है। यस, मुझे लगता है 99% बच्चे गलत कर गए थे। क्यों? तुम केवल पढ़ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हो। और उसमें कई लोग, मैं देख भी रहा था कि वो सोशल मीडिया में फोटो डाल रहे, देखो देखो लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है राज्यों की सहमति के लिए भेजनी होती है। कौन सी सहमति? कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। बिना मतलब का अपनी कहानी बना लो। तो कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना आवश्यक होता है कि कहां पर क्या चीज कहना चाह रहे हैं। पॉलिटी टफ सब्जेक्ट नहीं है, बट इसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। और एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इससे आसान और इससे मजेदार सब्जेक्ट कुछ नहीं है। बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम्हारा कि किस चीज के पीछे क्या कहना चाह रहा है। यस, हम पढ़ जरूर रहे होते हैं, कई बार हमें लोग पढ़ा भी रहे होते हैं, कई बार हम पढ़ भी चुके होते हैं, पर वो कॉन्सेप्ट जो क्लियर होना चाहिए था वो रह जाता है। और ये पूरा सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड है और मैं उसी पर खेलता भी हूं, है ना, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के लिए तुम्हारे पास भी बुक है, मेरे पास भी बुक है, सबके पास है। पर जो चीज तुम नहीं कर सकते वो क्या नहीं कर सकते? अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते खुद से, तो वो मैं कर रहा हूं। यस,
वैसे मेरा भी क्लियर नहीं है, अभी भी मेरा होना है आगे, और यस अभी और भी पढ़ना है, अभी और भी जानना है, बहुत कुछ और सीखना है। भाई सीखने की प्रथा कहाँ खत्म होती है जीवन में, पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है हर बार। यस चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, एकल संविधान। हमेशा याद रखना कि जो देश फेडरल होगा, संघात्मक होगा, उन देशों में दो संविधान दिखाई देंगे। कितने संविधान दिखाई देंगे? दो। जैसे अमेरिका, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अलग, संघात्मक कानून अलग होता है जो जिससे देश चलता है, और राज्य अपने अपने अलग संविधान का निर्माण करती हैं। राज्य का संविधान अलग होता है। पर भारत के हम कौन से फीचर देख रहे हैं? एकात्मक, यूनिटरी। है ना, हम संघात्मक हैं पर हमारा ज्यादा झुकाव किसकी तरफ है? एकात्मक की तरफ। तो हम एक एकात्मक देश दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में केवल कैसा संविधान है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, दो संविधान नहीं है। भारत में भी पहले दो संविधान थे कि नहीं थे? थे। कहाँ? जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान जो 1957 में बनके तैयार हुआ था, 26 जनवरी। हाँ या ना, जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान हुआ करता था जहां पर महिलाओं को अधिकार ना के बराबर प्राप्त होते थे। यस, अगर जम्मू कश्मीर की महिलाएं जम्मू कश्मीर के बाहर इंडिया के किसी भी राज्य के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उनके वोटिंग राइट्स, उनके जमीनी के अधिकार सब कुछ जम्मू कश्मीर में छीन लिए जाते थे। यस, जम्मू कश्मीर में तुम घर नहीं कर सकते थे, जमीन नहीं ले सकते थे। 1950 से पहले रहने वाले लोग जिनको अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था ताकि वहां जम्मू कश्मीर में साफ सफाई और आदि के कार्यों को कराया जा सके, बिहार और कई अन्य राज्यों से। अब वो लंबे समय से वहां रह तो रहे थे, वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग थे, पर उन्हें वहां पर अधिकार प्राप्त नहीं था, ना वोटिंग राइट्स प्राप्त थे, ना आरक्षण प्राप्त था और ना जमीनी अधिकार प्राप्त थी। पर कभी किसी ने आवाज नहीं उठाया। ये जो आरक्षण या फिर जातिगत मुद्दों पर राजनीति करने वाले लोग कभी नहीं उठाए, किसी ने नहीं उठाया मुद्दा, और किसी को पता भी नहीं चला कभी। जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो पहली बार आरक्षण लागू हुआ, वहां पर उनको जमीन के अधिकार प्राप्त हुए, उनके वहां पर उनको मताधिकार प्राप्त हुए। यस, मतलब वो वहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते थे। सोचिए, ये हालत थी। जब 370 हटा, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान जो था उसे समाप्त किया गया, तब जाकर जम्मू कश्मीर को लोगों को अधिकार मिले जो भारत में अन्य व्यक्तियों को मिल पाते हैं। यस, आज आप देखिए जम्मू कश्मीर में चिनाब रेलवे ब्रिज बन गया। अब आज बड़ा आसान है कश्मीर जाना। पहले कश्मीर जाने के लिए आपको बाय रोड जाना पड़ता था, 12-12, 13-13 घंटे बाय रोड, या फिर फ्लाइट करो, फ्लाइट मैक्सिमम टाइम पे कैंसिल बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस। पर आज ट्रेन हर मौसम में तुमको लेके जा रही है। टूरिज्म बढ़ गया है। कल ही मैं वीडियो देख रहा था माता वैष्णो देवी की, मतलब मैं देख के अचंभित रह गया था कि रोड तक लाइन, भाई इतनी भीड़, मतलब सामान्य तौर पर इतनी भीड़ कभी नहीं होती है, पर क्योंकि ये टूरिज्म को बढ़ाता है। अब लोग ये माइंडसेट जा रहे हैं कि भाई चलो अब कश्मीर जाना आसान हो गया तो यहां भी चलते हैं, फिर वहां से कहां घूम के आ जाएंगे? कश्मीर। तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब रोजगार मिलेगी तो लोगों की आय बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे? खर्च करेंगे तो मांग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मांग बढ़ेगी तो लोग उत्पादन बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? उत्पादन बढ़ाएंगे तो रोजगार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी। मांग हमेशा पैसे से जुड़ी होती है, और इसीलिए जब कोविड, देखिए सरकार बिना मतलब का कुछ नहीं करती। कई हद जब सरकार कोविड के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हर व्यक्तियों को, जितने भी सेंट्रल एम्प्लॉइज हैं, उनको मन लगाकर बोनस दिया। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के बाद मार्केट थम सी गई थी।
व्यापार रुक सा गया था, हाँ या ना, और मार्केट को फिर से तुरंत उठाना था तो मार्केट में पैसा डालना जरूरी है। और पैसा डालने का सबसे अच्छा साधन है, जो काम कर रहे हैं उनको पैसा दो, बोनस के रूप में या किसी भी तौर पर, और फिर वो उसको क्या करेंगे, खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर वही मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और मार्केट फिर से बूम कर जाएगी। इसीलिए लॉकडाउन का जो असर विश्व में दिखाई दिया वो असर भारत में दिखाई नहीं दिया। यस, हमने तो लॉकडाउन में भी मन बना बना के खाया ना। यस, चलिए क्लियर हो पा रहा है। एक तो भारत में कैसा संविधान है, सिंगल, जबकि अमेरिका में कैसा है, केंद्र और राज्य दोनों का अपना अपना। तो याद रखना, फेडरल में ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरल कंट्रीज में, जबकि यूनाइटेड कंट्री में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक का संविधान होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट, संविधान का लचीलापन, फ्लेक्सिबल। यहां पर जब हम यूनिटरी फीचर की बात करते हैं और जब हम फेडरल फीचर के डिफरेंस को देखते हैं तो ये क्लियर हो जाता है। देखिए, भारत में संविधान के बहुत सारे प्रावधान को बदलने के लिए केवल साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, सिंपल मेजोरिटी, हाँ या ना। और दूसरा, संविधान को अगर आपको बदलना है तो केवल केवल ये अधिकार किसको मिला हुआ है, पार्लियामेंट को मिला हुआ है। राज्यों को अधिकार है ही नहीं कि वो इनिशिएट कर सकें कि हम संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। केवल अधिकार किसके हाथ में है, केंद्र, मतलब संसद ही संविधान संशोधन की शुरुआत करेगी। राज्यों के पास ये अधिकार है ही नहीं, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राज्य भी संविधान में संशोधन को लेकर इनिशिएट कर सकती हैं और वहां पर कोई भी संशोधन राज्य की सहमति के बिना संशोधित नहीं होगी। बहुत टफ है वहां पर संशोधन करना, है ना। अच्छा, आई थिंक मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं तो 18 या 19 ही संशोधन हो पाए हैं अभी तक, है ना। मैं एक बार पढ़ना पड़ेगा मुझे, ठीक है। 18 या 19 ही संशोधन हो पाए हैं अभी तक अमेरिका के संविधान में, जबकि भारत का संविधान, उनका संविधान कब बना, 1787, हमारा संविधान 1949, हाँ या ना, अंतर देख लो तो भी। और हमारा संविधान कितने पर संशोधित हुआ, 106, अब 107वां आने वाला है। यस, चलिए क्लियर हो पा रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि यूनिटरी फीचर्स में, यूनिटरी वाले देश में संविधान लचीला होता है, मतलब बड़ी आसानी से उसे बदला जा सकता है, और फेडरल कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना आसान नहीं होता, ये रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता। क्लियर हो पा रहा है, हाँ या ना। नेक्स्ट, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। ये बहुत सिंपल है। फेडरल कंट्रीज में जो भी राज्यसभा होगा, मतलब जैसे अमेरिका की सीनेट को देखें तो अमेरिका में सीनेट में हर राज्य को दो सीट प्राप्त है, और सीनेट में कुल कितनी सीट है, 100। मतलब केंद्र का जो वहां का संसद होगा, वहां पर सभी राज्य एक समान प्रतिनिधित्व लेकर जाते हैं, हाँ है ना, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। जबकि यूनिटरी कंट्री में ऐसा नहीं होता। यूनिटरी कंट्रीज में केंद्र तय करती है कि किन स्टेट्स को कितनी सीटें मिलेंगी, हाँ या ना। और इसीलिए भारत में देखें तो राज्यसभा में 245 सीट है, पर हर राज्यों की सीट अलग अलग। किसी के पास केवल एक सीट है तो किसी के पास 31 सीट है ना। अगर यहाँ देखें तो यूपी के पास कितनी है, 31। छत्तीसगढ़ के पास देख लें तो कितनी है भाई, 5, हाँ या ना। अगर हम दिल्ली को देख लें तो कितनी है, 3। मतलब ऐसे राज्यों को देखें तो हर राज्य में अलग अलग सीटें, जबकि वहां पर एक समान। इसलिए क्या कह रहा है, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। कहाँ नहीं होगा, यूनिटरी फीचर्स वाले देशों में राज्यों में समानता का अभाव दिखाई देगा, जबकि जो देश फेडरल होगा वहां पर सभी राज्य एक समान दिखाई देंगे और सभी को एक समान सीट भी दिखाई देंगी वहां की राज्यसभा में। क्लियर हो पा रहा है, हाँ या ना। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट,
आपातकालीन प्रावधान, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, भारत में भाग 18 है भारतीय संविधान का, जो भारत में आपातकाल लागू करने की बात करता है, हाँ या ना, जिसमें 3 प्रमुख आर्टिकल हैं, 352, 356 और 360, हाँ है ना। इसे हम सामान्य तौर पर नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। 356 के द्वारा जो लगाया जाता है स्टेट, हम कहते हैं द प्रेसिडेंट रूल। कौन सा रूल? प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल 360 जो हुआ, ये हुआ वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो भारत में आज तक नहीं लगा, ना लग पाएगा कभी। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पर सेविंग्स पर बहुत ध्यान दिया जाता है, और जिन देशों में सेविंग्स पर लोग ज्यादा फोकस करेंगे, हाँ या ना, उन देशों में इकोनॉमी डाउन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। भारत में आपको कभी भी रिसेशन दिखाई नहीं देगा, डिप्रेशन दिखाई नहीं देगा। वो तो लॉकडाउन पीरियड को अगर हम देखें कोरोना के टाइम पे, उस दौरान क्योंकि पूरी इकोनॉमी एक्टिविटी बंद हो गई थी, इसीलिए भारत रिसेशन में जाता हुआ दिखाई दिया, रिसेशन में डूबा, हाँ या ना। जबकि अन्य देशों को देखिए, अमेरिका को देखिए, ब्रिटेन को देखिए, वहां पर आज भी रिसेशन चल रही है, ये वाली हालत है। यस, क्योंकि उनके देशों में सेविंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। जब इकोनॉमी डाउन होती है तो उनकी हालत खराब हो जाती है, वो पैसे इन्वेस्ट करने वाला कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। और उसके पीछे की वजह वहाँ की इकोनॉमी है, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता है कि मुझे किसी न किसी प्रकार का रोजगार तो मिल ही जाएगा, और रोजगार नहीं मिलेगा तो सरकार खुद मुझे पैसा देगी, हाँ है ना। वहाँ के लोगों को पता है, वहाँ लोगों को पता है कि हम भूखे नहीं मरेंगे, पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में लोगों को पता है कि अगर हम पैसा जमा करके नहीं रखेंगे तो आने वाला समय में हमारा बेटा ही खाना नहीं खिलाएगा, दुनिया को तो छोड़ दो। यस, ये वाली हालत है। 352, 356 और 360 ये इमरजेंसी की बात करता है। वो कोई भी इमरजेंसी क्यों ना लागू हो भारत में, राज्यों के सारे अधिकार किसके पास चले जाते हैं? केंद्र में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? केंद्र के हाथ में चले जाते हैं, हाँ या ना। आपातकालीन प्रावधान जैसे ही लागू होते हैं, राज्य के मैक्सिमम शक्तियां क्या हो जाती हैं? छीन ली जाती हैं, हाँ या ना। क्लियर हो पा रहा है? लिखिएगा, इसमें एक आर्टिकल हेडिंग बनाइए, आर्टिकल 250। आपातकाल में पढ़ाऊंगा अलग से, मैं अभी केवल आपातकालीन प्रावधान के दौरान केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों में क्या बदलाव आ रहा है ये दिखाना चाहता हूं, हाँ या ना। 250 इसमें लिखिए, हिंदी में लिखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद किसी भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यस, मतलब आपातकाल के दौरान केंद्र को क्या अधिकार मिल जाता है? राज्य के विषय पर कानून बनाने का अधिकार। यस, बना सकती है। हालांकि इस प्रावधान के तहत बनाई गई विधि आपातकाल के समाप्ति के 6 महीने बाद तक ही लागू रहती है। आपातकाल के समाप्ति के 6 महीने बाद तक ही लागू रहती है। मतलब जैसे मान लीजिए आज आपातकाल समाप्त हुआ, तो ये मतलब नहीं कि संसद ने जो राज्य सूची पर विषय कानून बनाया वो समाप्त हो गया, वो अगले 6 महीने तक क्या रहेगा? लागू रहेगा, और 6 महीने बाद अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? पर हाँ, उससे पहले अगर मैं आपातकाल के दौरान बताऊंगा
कि अगर उससे पहले राज्य विधानमंडल खुद कानून बना ले उस विषय पर, हाँ या ना, तो वो संसद के कानून को डाउन कर सकती है, क्योंकि आपातकाल क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। नहीं तो सामान्य तौर पर आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद तक जो संसद ने कानून बनाया है राज्य सूची के विषय पर, वो कानून लागू रहता है। क्लियर हो पा रहा है? इंग्लिश में लिखिएगा, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट enumerated in the state list, make laws on any subject enumerated in the state list during a national emergency, however parliamentary law under this provision will cease to operate on the expiration of 6 months of the emergency। ठीक है। अब देखिए एकल नागरिकता, नेक्स्ट सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। ठीक है। जितने भी फेडरल कंट्रियां होंगी, संघात्मक देश होंगी, वहां पर आपको ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। दोहरी नागरिकता, केंद्र की नागरिकता अलग और राज्य की नागरिकता अलग, देश की नागरिकता अलग होती है और राज्य की अलग होती है। जैसे अमेरिका में पहले आपको राज्य की नागरिकता मिलेगी। मान लीजिए मैं टेक्सास में रह रहा हूं तो मुझे टेक्सास का नागरिकता होगी मेरे पास। अगर मैं कैलिफोर्निया में रह रहा हूँ तो कैलिफोर्निया में मिल रही होगी, हाँ या ना? यस। मतलब मैं अमेरिका के जिस भी राज्य में रह रहा हूँगा, यस, अमेरिका जो कैलिफोर्निया है उसे अमेरिका का उत्तर प्रदेश कहते हैं। यस, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए कैलिफोर्निया जीतना आवश्यक है। यस, वैसे ही भारत में अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो उत्तर प्रदेश जीतना जरूरी होता है ना? बस इसीलिए उसे कैलिफोर्निया को अमेरिका का उत्तर प्रदेश बना दिया हमने, यस, चुनाव के प्रोसेस के तहत। तो अब अमेरिका में अगर हम किसी भी संघात्मक देशों में देखें तो वहां पर हम दोहरी नागरिकता का प्रावधान देखते हैं, जबकि भारत कैसा देश है? एक यूनिटरी। कैसा है? यूनिटरी। भाई अभी हम यूनिटरी वाले फीचर्स देख रहे हैं ना भारत के। तो भारत एक कैसा देश है? यूनिटरी। तो यहां पर कैसा नागरिकता दिखाई देता हमें? सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। भारत भी पहले कुछ इस तरीके से दिखाई देता था, पर केवल एक राज्य के लिए। किस राज्य के लिए? जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अपनी एक अलग नागरिकता हुआ करती थी, हाँ या ना? मतलब भारत में भी पहले दोहरी नागरिकता थी, जम्मू कश्मीर की अलग और भारत की अलग, हाँ या ना? पर जब जम्मू कश्मीर को हमने समाप्त कर दिया तो आज भारत पूरी तरीके से यूनिटरी हो गया है और भारत में केवल एक ही नागरिकता है, वो है सिंगल सिटीजनशिप। और इसके पीछे की वजह यह है कि अगर हमने राज्य को नागरिकता देने का अधिकार दे दिया तो राज्य अपने फायदे के लिए, चुनाव जीतने के लिए, वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, वो नेपाल हो, भूटान हो, है ना, वो श्रीलंका हो, अलग अलग राज्यों से लोगों को बुलाकर क्या देना चालू करेंगे? वो नागरिकता, है ना? क्योंकि देखिए बांग्लादेश भर चुका है पूरा, शुरू होकर खत्म हो जाता है, रहने की जगह नहीं है। यस, अब वहां पर जब रहने की जगह नहीं है, ना व्यापार है, ना कार्य है, भूखे मर रहे हैं लोग, तो फिर वो अपने कार्य के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे, तो फिर वो कहाँ घुस रहे हैं? भारत में। यस, अब भारत में कई बार कई राज्य ऐसा करते हैं, कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है, या फिर कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि राज्य अपने फायदे से, कई राज्य, है ना, अभी आधिकारिक तौर पर तो नहीं है ना, पर कई बार ये दिखाई देता है कि कई राज्यों में वो मन लगा कर रह रहे हैं और उन्हें कोई नहीं रोक रहा। यस, और अगर उन राज्यों के पास ये अधिकार मिल जाए, उन राज्यों को ये अधिकार मिल जाए कि वो नागरिकता दे सकते हैं उनको, तो फिर क्या होगा?
फिर तो बर्बाद। और जब हम इनको देश से बाहर निकालने की जैसी ही बात करते हैं तो भारत में ही कुछ राजनेता को टेंशन हो जाता है, ओह माय गॉड, ये कैसे निकाल दोगे, ऐसे नहीं। यस। और वहीं जब हम बोलते हैं कि द रोहिंग्यास, ये दे केम फ्रॉम द म्यांमार, रोहिंग्या मुस्लिम्स म्यांमार से है ना, भारत में बसे। अब हम उनको निकालने की बात कर रहे हैं, अब भारत में बवाल हो रहा है कि नहीं नहीं सरकार धर्म के विरोधी है, ऐसा वैसा व्हाटएवर जो भी है। और वही बांग्लादेश जो एक धर्म के नाम पर बना हुआ राज्य है, वो रोहिंग्या को ऐसे टापू, ऐसे द्वीप में, ऐसे आइलैंड में बसाना चाहती है जहां पर साल के 12 महीने में करीब करीब 7 महीने तक पानी भरा होता है, खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, रह नहीं सकते तुम। वहां पर रोहिंग्या को बसाने का प्रयास कर रही है बांग्लादेश। यस, ये वाली हालत है। तो जो देश धर्म के नाम पर बने हैं वो तो ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, हमें देना है। देखिए, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो किसी धर्म का, जाति का, वर्ग का क्यों ना हो, अगर वो बाहर से आके इलीगल तौर पर भारत में रह रहा है तो उसे देश से बाहर निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं, रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। और अगर रिसोर्सेस का इस्तेमाल मनमाने तरीके से होने लगा, जनसंख्या मनमाने तरीके से बढ़ने लग गई, जो कि भारत में हो रहा है, और जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे ही बनाने की बात होती है धर्म सामने आ जाता है। और जब तक हम जनसंख्या नियंत्रण पर बात नहीं करेंगे, भारत का कोई विकास नहीं हो सकता, भारत में कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई नहीं देगा। क्योंकि किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले जरूरी है पॉपुलेशन पे कंट्रोल पाना। क्योंकि संसाधन अगर हम जनता को बांटने में लगा दें तो देश के विकास में क्या लगेगा, आ रहा है समझ में। और दूसरी चीज, किसी भी देश का क्षेत्र सीमित होता है। और तीसरा, जिन जिन देशों ने बाहर से आए हुए लोगों को शरण दिया शरणार्थी के तौर पर, उन देश को बर्बाद करने का काम वही शरणार्थी किए। फ्रांस इसका बेस्ट एग्जांपल है। 200 साल पुराना लाइब्रेरी उनका जलाकर खाक कर दिया, बस इस वजह से कि वहां की पुलिस ने उस शरणार्थियों के ही किसी व्यक्ति को इलीगल काम करते हुए पकड़ा और उसे गोली मार दिया था, और उसी में बवाल हुआ, और फिर उन लोगों ने पूरा देश जला दिया। यस, फ्रांस में जाकर देखिए, फ्रांस में जो बवाल हो रहा है किस वजह से हो रहा है, बस यही। यस, और इसी के बाद जो फिनलैंड, स्वीडन और अदर कंट्रीज हैं यूरोप की, उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, अब हम किसी को भी अपने देश में नहीं आने देंगे रहने के लिए। तो इसीलिए देश के अंदर केवल वही लोग हों जो देश के हों, बाहर के लोग नहीं। ये देश के लिए बड़ा खतरा हो जाता है। अब तमिलनाडु जाइए, वहाँ पे आपको श्रीलंका के लोग दिखाई देंगे जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। अब बंगाल जाइए, असम जाइए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाइए, बिहार चले जाइए, इवन दिल्ली चले जाइए, भारत की राजधानी मुंबई चले जाइए, यहाँ पर आपको बांग्लादेशीज, रोहिंग्यास, व्हाटएवर के लोग दिखाई देंगे। नेपाल तो हमारा भाई है ना। मोमोज खाना है तो फिर मना नहीं कर सकते उनको आने के लिए, नहीं तो फिर वो अच्छा वाला कुरकुरे मोमोज नहीं मिलेगा खाने के लिए। वो भी आकर यहाँ पे रह रहे। यस, तो यदि आवश्यक हो जाता है कई बार कि ऐसे लोगों को देश से बाहर निकालना, और भारत में लोग इलीगल तौर पर ना रह पाए, उसके लिए सिटीजनशिप कैसी रखी गई, सिंगल, केंद्र के हाथ में दिया गया, राज्यों के हाथ में अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। वैसे टॉपिक को कर लीजिए, फिर आगे कल करेंगे। सुनिए, जो भी फेडरल कंट्री होगी, जो भी संघात्मक देश होगा, वहाँ पर जो जुडिशरी होगी वो केंद्र की अलग और राज्य की अलग, क्योंकि संविधान अलग अलग है ना, तो दोनों संविधान अलग अलग हैं, तो वहाँ पर जुडिशरी भी फेडरल अलग और स्टेट की अलग। मतलब केंद्र की, सेंटर की जुडिशरी अलग हो जाएगी और स्टेट की जुडिशरी अलग हो जाएगी। बट भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है
और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन है, हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के नीचे कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। हाँ या ना, एकीकृत, ये इंटीग्रेटेड, आपस में जुड़ा हुआ। इंटीग्रेटेड मतलब क्या हुआ, आपस में जुड़ा हुआ, और वो अलग अलग है। संघात्मक देश की न्यायपालिका अलग, केंद्र की अलग, राज्य की अलग, जबकि हमारी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट किस पर कंट्रोल करती है, हाई कोर्ट किसको दबा के रखता है। कभी हाई कोर्ट के जज को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हुए देख लो तुम। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केवल उसी दिन साफ सुथरा दिखाई देता है। यस, उसी दिन सब प्रॉपर ड्रेस्ड पे दिखाई देते हैं, पूरा फाइली अच्छे से रखा हुआ दिखाई देता है। मतलब ये इनको कंट्रोल कर रही है। और ये तो अब हाई कोर्ट का भी जाइए तो प्रॉपर मैनर पे चलते हैं, बिल्कुल हर चीज एकदम सोफिकेटेड वाला कॉन्सेप्ट रहता है, बिल्कुल एकदम एक स्टैंडर्ड फॉलो होता है यहाँ पर हर चीज का। हाँ या ना। अब जैसे अभी गर्मी आ गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए रूल पास हो गया कि वहाँ पर अब जो एडवोकेट्स हैं वो विदाउट कोट एंड विदाउट कोट के अंदर जा सकते हैं, मतलब वाइट शर्ट एंड पैंट पहनकर, ब्लैक पैंट। हमारे लिए रूल नहीं लागू होता। हाँ या ना, यहाँ पर आपको प्रॉपर शर्ट, फिर बैंड, फिर उसके ऊपर कोट, कोट के ऊपर गाउन, यस, इतना कुछ पहनना होता है, आधा ढक जाते हैं हम लोग। और फिर सुप्रीम कोर्ट किस पर कंट्रोल करती है, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हाई कोर्ट में आने दे दो, फिर हाई कोर्ट को भी देखो, उस दिन भी आनंद फानंद बना रहता हाई कोर्ट में। यस, और हाई कोर्ट का कोई जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाए तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देखो, ये वाली हालत है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एकीकृत है, आपस में जुड़ा हुआ है, जबकि वहां पर अलग अलग, केंद्र की न्यायपालिका अलग और राज्य की अलग। कहाँ, संघात्मक देशों में। क्लियर हो पा रहा है। हाँ या ना। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाएं, इसको कल कर लेंगे। ठीक है, इस पे दिखाऊंगा अखिल भारतीय सेवाओं के कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, जिसमें आपको दिखाई देगा कि केंद्र अपने अखिल भारतीय सेवाओं, मतलब जिसकी अब तैयारी कर रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS IPS वगैरह वगैरह, है ना, इसके द्वारा केंद्र राज्यों पर कैसे नियंत्रण करती है ना, आपको खुद दिखाई देगा। चलिए, मिलते हैं फिर, है ना।